ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्लस टू क्लास केमिस्ट्री के अंदर करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। एक टाइप्स में हम एक फॉर्मूले के ऊपर एक ही न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं। देखो, न्यूमेरिकल्स के डाटा को देख के हमने कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें गिवन्स आपने मेंशन करना है, क्या क्या गिवन दे रखा है, और गिवन अगर मेंशन करते हैं तो इजीली न्यूमेरिकल सोल्व हो जाते हैं। अब हम केमिस्ट्री में अपनी फिजिकल केमिस्ट्री सोल्व आउट कर रहे हैं, जिसमें से अपने न्यूमेरिकल्स बनते हैं, चाहे कंपटीशंस की बात करें हम, चाहे अपने थ्योरेटिकली बोर्ड एग्जाम के लिए बात करें। इसलिए अब तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड मेनली हम न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही करेंगे। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट के अंदर अभी हमने गैल्वेनिक सेल्स को स्टडी किया है। 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे उस यूनिट को हम। तो हम फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड आज न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम्स देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने कैलकुलेट लिया है, इजी है, +1 क्लास में भी पढ़ते हैं रेडॉक्स के अंदर। लेकिन जब हमें गिवन कंडीशन, गिवन कंसंट्रेशन पे सेल पोटेंशियल निकालनी हो, तब हम कैसे निकालेंगे? गिब्स एनर्जी भी इजीली निकल जाती है, Kc की वैल्यू भी निकल जाती है जब हमें स्टैंडर्ड मिल जाता है। लेकिन जब कंसंट्रेशंस गिवन दे रखी है और उस कंडीशन में हमने सेल पोटेंशियल निकालनी हो, उस कंडीशन में हम एक लॉगरिथम मैथमेटिकल ऑपरेटर को भी साथ में हम यूज करते हैं। लॉगरिथम सोल्व करने के लिए आपने कुछ डाटा याद रखने हैं हमने। जैसे हम ये कहें, जैसे हमने सिंपली लॉग को सोल्व करने के जो रूल्स थे वो स्टडी किए थे, लेकिन सिंपली आपने ध्यान रखना है, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको लॉग की वैल्यू गिवन मिलेगी, लेकिन लॉग की वैल्यू अगर बिल्कुल सिंपल दे रखी है तो हमें नहीं मिलती है न्यूमेरिकल्स में। जैसे आप सोल्व आउट करके आपका log 10 आ रहा है, आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो उसको हम याद रखते हैं कि log 10 की वैल्यू कितनी है, 1। या हमें ये कह दे, देखो आपको log 1/10 सोल्व करना है, दैट मीन्स ये इसको भी तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं, log 10⁻1। यहां भी अपना आंसर कितना आ जाएगा, -1, है ना। कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है जिसमें कंसंट्रेशन को सोल्व करने के बाद log एक जनरल वे में आ जाता है, तो सिंपल जो वैल्यू होंगी उसका हमें लॉगरिथमिक जो वैल्यू है, टेबल्स की जो वैल्यू है, वो न्यूमेरिकल में ना भी मिले। इसलिए कुछ हम याद रखेंगे, जैसे कि आपको log 2 की वैल्यू निकालनी हो, तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, कुछ याद रखेंगे। देखो सिंपल है अपनी 0.3021। ऐसे log 3 की वैल्यू याद रखेंगे हम। log 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0.4771। इसी तरह से देखो log 4 की निकालनी है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। log 4 को क्या लिख सकते हैं हम, log 2⁻2। तो log 2 हमारे पास है, 2 log 2 से सोल्व कर सकते हैं इजीली। इसलिए हम log 3 की याद रखेंगे, 4 की नहीं याद रखेंगे, फिर 5 की याद रखेंगे। और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 0.6991। अब देखो log 6 की नहीं याद रखेंगे हम, क्योंकि log 6 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 × 3। 2 की वैल्यू हमारे पास है, 3 की भी है, तो log 6 की भी हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हम याद रखेंगे log 7 की वैल्यू। log 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एक सीक्वेंस ही बनती जा रही है हमारे पास, और log 7 की वैल्यू हो जाएगी 0.8451। इस फॉर्म में हमने सिर्फ इतनी 4 वैल्यूज याद रखनी है, फिर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन डाटा से। और बाकी अगर बिल्कुल मान लो आपकी 3-4 डेसिमल के साथ दे रखी है, तो हमें लॉगरिथम्स या तो टेबल प्रोवाइड करेंगे, उसमें हम गिवन की देख लेंगे इजीली, या फिर हमें उसकी ही वैल्यू गिवन मिलती है जनरली, जो हमें कंसीडर करना है। लेकिन सिंपल अगर आपके पास ये आ जाते हैं तो log की वैल्यू ना भी मिले, इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ 4 वैल्यूज या कहें कि 5 वैल्यूज हम याद रखेंगे। देखो इन्हीं को आपने अपने फिर नोटबुक में भी नोट कर लेना है, बार बार यूज करेंगे तो अपने आप ये याद हो जाती है, क्रैम करने की जरूरत नहीं होती हमें। इसी को अगर बार बार न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो अपने आप याद रह जाती है हमें। देखो आज कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं।
लेट हमें ये कहे कि फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए सेल, और इस कंडीशन में आपको कुछ गिवन कंडीशंस के अंदर जैसे हम सोल्व आउट करें, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ई सेल फॉर गिवन गैल्वेनिक सेल, और हमें गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है सिंपल। देखो रिप्रेजेंटेशन हमें दे रखी है कैडमियम +2 आयन हैविंग कंसंट्रेशन, लेट हमें आयन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन मेंशन कर रखी है, कंसंट्रेशन दे दी हमें 0.1 मोलर। फिर हमें साल्ट ब्रिज इसी के साथ दे रखा है सिल्वर +1, और यहाँ कंसंट्रेशन दे दी 0.01 मोलर एंड इलेक्ट्रोड सिल्वर। अब इस केस में हमें दे रखी है, साथ में हमें प्रोवाइड दे रखा है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे दी हमें, कैडमियम +2 से कैडमियम में चेंज हो रहा है, तब यहाँ स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें गिवन है, दैट इज -0.40 वोल्ट। इसी कंडीशन में आपको दे रखी है स्टैंडर्ड पोटेंशियल सिल्वर के लिए, एंड दैट इज गिवन 0.80 वोल्ट। देखो एक तो हमें इसको देख के पहचान लेना है कि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है हमें, क्योंकि यहाँ देखो पहले कैडमियम आयन है, किस में चेंज हो रहा है, कैडमियम में। अगर ये आयन से सॉलिड स्टेट में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है, कंसंट्रेशन हमें गिवन है। इस गैल्वेनिक सेल से पहचानना है। अब गैल्वेनिक सेल के अंदर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ई सेल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ आपको कंसंट्रेशन गिवन है, साल्ट ब्रिज से पहले हम किसको लिखते हैं, यानी ये जो आपको इंडिकेशन दे रहा है, ये किसकी इंडिकेशन दे रहा है, एनोड की। ये जो इंडिकेशन दे रहा है साल्ट ब्रिज के बाद राइट साइड में क्या लिखते हैं हम, कैथोड। आपके पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन की फॉर्म में ही है, कई बार ऑक्सीडेशन भी दे देते तो रिडक्शन बना लेंगे हम उसकी, यहाँ कंसंट्रेशन भी है। अब अपनी नन्नस इक्वेशन क्या थी, देखो अगर ई सेल की वैल्यू निकालनी है, हमने अपनी इक्वेशन थी ई स्टैंडर्ड सेल -0.0591/n, एंड लॉग किसका लेना है हमने, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड आयंस, जिसमें कैथोड इलेक्ट्रोड को डीप कर रखा है। अगर बैलेंस इक्वेशन के अनुसार कोई इंटीजर एनोड कंसंट्रेशन के आगे है तो एनोड पे लगा देंगे, कैथोड के आगे है तो कैथोड में। अब अपनी गिवन रिएक्शंस की बात करते हैं। देखो अगर कैडमियम में आप देखें ये एनोड है, दैट मीन्स एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आप देखेंगे कि अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखें, क्योंकि हमें एन की वैल्यू चाहिए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शंस अगर राइट करें हम, दैट मीन्स कैडमियम चेंज इनटू कैडमियम +2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह से अगर हम बात करें रिडक्शन हाफ सेल की, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, दैट मीन्स क्या हो रहा है, देखो आपका जो सिल्वर प्लस आयन है ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सिल्वर सॉलिड में चेंज हो रहा है। अब हमें पता है कि इक्वेशंस क्या होनी चाहिए, बैलेंस, यानी जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे एट द एनोड उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड पे गेन करेगा। सॉल्यूशन में जो आयन है इलेक्ट्रॉन को गेन करके इलेक्ट्रोड पे रिड्यूस होना है, उसको डिपॉजिट होना है। अब ऑक्सीडेशन में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स यहाँ पूरी हाफ सेल रिएक्शंस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये भी 2 हो गया, अभी ये भी 2 हो गया और ये भी 2। हमने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन्स जितने लूज हो रहे हैं उतने ही क्या कर रहे हैं, गेन, यानी हमें n की वैल्यू मिल गई है। यहाँ से हाफ सेल से हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई है 2।
अब सेकंड वन हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल चाहिए। देखो एक डाटा हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। सेकंड हम ई स्टैंडर्ड सेल कैसे निकालते हैं, ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड। ये हम रिडक्शन पोटेंशियल के कैसे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है और आपको किसकी दे रखी है, एनोड की। तो हम यहाँ पुटअप कर देते हैं। देखो कैथोड की हमें कितनी दे रखी है, क्योंकि सिल्वर कैथोड का काम कर रहा है। कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है अपने पास, अगर पुट करें आपकी 0.80, फिर आपने माइनस करना है। यहाँ कितनी दे रखी है, एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल हमें -0.40। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अपने पास यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसको सम अप करके लिखें 0.80 प्लस 0.4। तो अपने पास ये सम अप करके कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो 0, 4 और 8 कितने हो गए आपके 12। यानी अपने पास वैल्यू कितनी आ गई अभी 1.20 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास अभी, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। देखो एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर ली है अभी। अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमें मिल गई है ई स्टैंडर्ड की, कैथोड माइनस एनोड करके निकालनी है हमने। कैथोड क्या है, जो गैल्वेनिक रिप्रेजेंटेशन में राइट साइड में लिख रखा है। एनोड कौन है, जो लेफ्ट साइड में। तो हमने कैथोड माइनस एनोड करके क्या निकाल लिया, ई स्टैंडर्ड। अब इस कंडीशन में ये ध्यान रखना है, देखो जब इक्वेशंस को हमने बैलेंस किया, क्योंकि अब आयन की कंसंट्रेशन चाहिए हमें, यहाँ सिल्वर आयन के आगे हमने 2 इंटीजर लगाया है। दैट मीन्स यहाँ 2 मेंशन करना है हमने। यहाँ 2 मेंशन करेंगे तो इस कंसंट्रेशन की पावर भी हमने राइज करनी है, क्योंकि इस इक्वेशंस में ये बन गया अभी हमारा डाटा जब हमने बैलेंस किया। अब देखो सारी वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं इस गिवन, ये जो इक्वेशंस हमारी नर्नस इक्वेशंस हमने ड्राइव की थी, उसी के अंदर हमने ई सेल कैलकुलेट करना है। तो ई सेल यूं का यूं राइट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अभी हमने कैलकुलेट किया 1.20 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कितनी आई हमारी 2। ओके देखो अभी लो। अब हमें कंसंट्रेशन ऑफ एनोड चाहिए। एनोड की कंसंट्रेशन ये पुटअप करेंगे हम, कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। अब कैडमियम आयन के आगे कोई भी इंटीजर नहीं है, चाहे 1 पावर लिखें चाहे ना लिखें हम। अब कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड पुट करनी है हमने, और ये कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड कितनी दे रखी है 0.01। लेकिन यहाँ इंटीजर 2 है, वो भी आपने यहाँ पावर में राइज करना है बैलेंस इक्वेशन के अनुसार। अब यहाँ इसको सोल्व आउट करेंगे, अपने पास सारे डाटा मिल गए। अब यहाँ सोल्व आउट करने के लिए देखो यहाँ राइट करें 1.20 माइनस 0.0591 अपॉन 2। अब इस लोगरिथम ऑपरेटर को सोल्व करते हैं। देखो ये 0.1 है, इस 0.1 को हम 1/10 राइट कर सकते हैं। डिवाइड में क्या है, देखो 1/2 के डेसिमल से पहले, यानी ये 0.01 है तो इसको 1/100 राइट कर सकते हैं। पावर 2 है तो इसको 2 टाइम राइट कर सकते हैं। अब इसको अगर सोल्व करें, यानी इसको आप रफली सोल्व करके भी देख सकते हैं, यानी आपके पास ये डाटा आ गया। इसी को आप इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। 1/10 को क्या लिख सकते हैं आप, 10⁻⁻1, और ये 4 में है तो 10⁻⁻4। देखो 1/100 1/100, तो ये हो गया अपना। अब ये हमारा माइनस वाला अगर ऊपर ले जाए तो क्या हो जाता है, 10⁻⁻1 तो था, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻+। तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 10 कितना बच गया आपका 3। यानी यहाँ इस पूरे डाटा की जगह क्या राइट कर सकते हैं हम, 10⁻3। और अब हमारा इजीली सोल्व हो जाएगा। देखो यानी इसको अगर सोल्व आउट करके लिखें हम 1.20 माइनस 0.0591 अपॉन 2, इसको लिखें log ऑफ 10⁻3। 10 को सोल्व करते हैं, log 10 की वैल्यू 1 है। देखो हम राइट करें
log 10 की वैल्यू 1 है और 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो अपने पास यहाँ वैल्यू कितनी रह जाएगी 0.0591 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको सोल्व आउट करें, देखो कितनी वैल्यू रह जाएगी हमारी 1.20। इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, 2 से डिवाइड 0.2 और ये किस पे चला जाएगा 9 और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 है। इसको मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे पहले 1.20 माइनस में ये कितना हो जाएगा आपका देखो 15, 28, 6 और कितना हो जाएगा 2, 8, 0 ये रह जाएगा आपका। इसको ऐड करके लिखेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी माइनस करना है हमने, इसमें से इसको अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखो रफली करके देख लें आपने, इसको सब्सट्रैक्ट करना है अभी, ये इतना भी सोल्व आउट कर सकते हैं आप, तो अपने पास कितना बच जाएगा ये समथिंग, तो हम इसको राइट अप कर सकते हैं। अपने पास वैल्यू कितनी आ गई है वोल्ट। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास अभी ई सेल की वैल्यू। देखो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, आपको ऐसे ई सेल की वैल्यू निकालनी है। गैल्वेनिक सेल में रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको गिवन है, हम गैल्वेनिक सेल लिखेंगे। क्या नर्नस इक्वेशंस क्या है हमारे इसके लिए, फिर हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एनोड कैथोड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से। अगर चार्ज बराबर है तो एन की वैल्यू इजीली मिल जाती है, नहीं आपने चार्ज बराबर करना इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के बाद इंटीजर आता है वही एन की वैल्यू। फिर हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालेंगे कैथोड माइनस एनोड करके, आपके पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल आ गई है। फिर यहाँ आपको कंसंट्रेशन मेन से ना ये ध्यान रखना है, बैलेंस इक्वेशन में उस आयन के आगे जो इंटीजर है वो कंसंट्रेशन में हमने पावर में राइज करना है। ये हम इसी में साथ के साथ सोल्व ना करके यहाँ भी सीधा 10³ सोल्व कर सकते हैं ना, ये रफली वर्क करके देख लेना है हमने। और जैसे इसको सोल्व आउट करेंगे हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1.12 वोल्ट। तो इस तरह से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, सेल पोटेंशियल एट ए गिवन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड। तो हम किसी भी कंडीशन में सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से देखो नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल करके देखते हैं हम। एक आपको न्यूमेरिकल दे दे देखो, यानी कुछ यूनिट हम +1 की जोड़ के भी पूछ लेते हैं। जैसे आपसे न्यूमेरिकल कह दें फाइंड आउट पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फाइंड आउट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स कब निकालनी है हमने, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इफ इट प्लेस्ड in contact with solution having pH वैल्यू 10। अभी कहो जी pH का तो हमने यूज ही नहीं किया है ना, किसी भी न्यूमेरिकल को सिर्फ ऑब्जर्व करके आपने उसको ये नहीं कह देना नहीं आया, हमने उसमें गिवन डाटा को लिखना है। देखो हमने पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकालनी है, हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इक्वेशन लिखते, जनरली हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगी ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन माइनस क्या हो जाएगा 0.0591 अपॉन एन log ऑफ। अब कंसंट्रेशन लेनी है हमने, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, दैट मीन्स देखो अगर हाइड्रोजन H आयन एक्वस में वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन, अब एटम की फॉर्म में तक जिस नहीं करता इसलिए हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में राइट अप कर दिया इसको। तो इसी फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट गैसीय स्टेट में प्योर स्टेट में है तो सिंपली यहाँ क्या राइट अप कर सकते हैं 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। तो अपने पास इक्वेशन इस गिवन इक्वेशन से, क्योंकि हमने हाइड्रोजन का पोटेंशियल निकालना है, जनरली हम रिडक्शंस की टर्म में निकालते हैं
तो हमने H आयन से H में चेंज होगा, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू नर्नस इक्वेशन के अनुसार 0.059 अपॉन n एंड लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यूनिटी प्योर स्टेट में तो हम इसकी क्या कंसीडर कर ली, कंसंट्रेशन यूनिटी, और आयन की कंसंट्रेशन हमने क्या कर दी, मेन से। अब इस केस में देखो हमने यहाँ सोल्व आउट करना है। देखो ये हमें सबको पता है कि वी नो दैट ई स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इज 0 वोल्ट। हमें पता है कि log of 1 अपॉन H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू pH। pH क्या होता है आपका, इनवर्स या नेगेटिव log ऑफ H आयन। नेगेटिव log को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन H आयन। अब इसकी वैल्यू भी हमें मिल गई है कि pH की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। ई स्टैंडर्ड की मिल गई है, तो इजीली हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स क्या हो जाएगी। देखो अगर इसी को सोल्व आउट करें, हम वैल्यू पुट करें अभी इसी में, आपने निकालना है भी ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमें पता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के लिए कितना है, 0 वैल्यू आपने पुट कर दी, -0.0591। अब अगर देखें n की वैल्यू यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 1, तो यहाँ पुट कर दे हैं 1। अब हमारे पास है log ऑफ 1 अपॉन H आयन, और 1 अपॉन H आयन की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं इस पूरे की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी अपनी, 10। अब इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, माइनस अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल यहाँ जाएगा अपना, ये यहाँ डिस्प्लेस, तो कितना हो जाएगा 0.591 वोल्ट। और ये क्या आ जाएगी अपनी रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम इजीली पीएच से भी क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एक और न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं हम, यानी न्यूमेरिकल देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन उसको हम अगर गिवन कंडीशन फॉर्मूला याद रखेंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। जैसे एक न्यूमेरिकल आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है, फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ ए सेल इफ यू प्रोवाइड इट। आपको दे रखा है ईएमएफ ऑफ सेल्स आर गिवन, कुछ सेल्स का ईएमएफ आपको गिवन है, और वो सेल कौन सी दे रखी है आपको, सिल्वर जो एनोड का काम कर रहा है, यहां दे दी आपका क्यूप्रिक आयन से कॉपर, और यहां इस केस में इसका ईएमएफ हमें प्रोवाइड है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमें यहां प्रोवाइड है, और वो इस सेल के लिए दे रखा है हमें, एंड दैट इज कितना प्रोवाइड है हमें, -0.46 वोल्ट। ओके, अब सेकंड सेल हमें प्रोवाइड कर रखी है, एक सेल हमें दे रखी है जिंक के साथ, ये कपल कर रखी है कॉपर के साथ ये भी, और इस केस में हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है दैट इज +1.1 वोल्ट। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड आउट बाय यूजिंग अबो डाटा एंड फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर गिवन सेल। हमसे क्या निकालना है, फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल। इस सेल का हमें निकालना है, गिवन सेल रिएक्शन के लिए ईएमएफ फाइंड आउट करना, और यहाँ सेल रिएक्शन हमें क्या दे दी गई है कि जिंक साल्ट ब्रिज, और यहाँ इसको सिल्वर के साथ कपल करवा दिया है, इसका ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके इस रिएक्शंस का हमने ईएमएफ फाइंड आउट करना है, अलग अलग से प्रोवाइड नहीं किया हमें। हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशंस को यूज करके यहां से ईएमएफ निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यानी
बाय यूजिंग गिवन रिएक्शंस। देखो हमें इस रिएक्शंस को ये देखना है कि इस रिएक्शंस में ये तो कैथोड की तरह सॉरी एनोड की तरह चाहिए, ये कैथोड की तरह चाहिए, यानी ऐसी रिएक्शंस चाहिए हमें जिसके अंदर जिंक एनोड का काम करे और सिल्वर कैथोड का काम करे। अब गिवन कंडीशन में ये एनोड का काम कर रहा है और ये कैथोड का, तो इसको रिवर्स करके लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल एंड अपोजिट। बाय यूजिंग रिएक्शंस, मान लो हम फर्स्ट रिएक्शंस को यूज कर रहे हैं, ए रिएक्शंस को यूज करके। अब हमें तो क्या चाहिए, कैथोड की तरह यूज करना है, तो इसको हम रिवर्स करके लिख देते हैं। एनोड को कैथोड बना देंगे, कैथोड को एनोड। तो हमने इसी को किस फॉर्म में लिख दिया, जो आपकी ए इक्वेशन है, Cu+2, इसको हमने क्या बना दिया अभी, एनोड, और जो अपने पास सिल्वर था उसको क्या बना दिया, कैथोड, क्योंकि हमें गिवन सेल रिएक्शन में ये कैथोड की तरह चाहिए, उसी फॉर्म में राइट करेंगे हम। अब देखो हमने इसको इन्वर्स कर दिया है, तो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये माइनस में वैल्यू है और हमने इसको एनोड कैथोड को एक्सचेंज कर दिया है, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में। दैट मीन्स अपने पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए भी, यानी अगर इसी के लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल या ईएमएफ की वैल्यू लिखेंगे, ये माइनस में थी, अब किस में आ जाएगी, प्लस में 0.46 वोल्ट। ओके, अब सेकंड इक्वेशन ये गिवन है, ये हमें एनोड में ही चाहिए और एनोड में ही मिल रखा है। अब जो बी इक्वेशन है अपने पास या बी रिएक्शन है उसको राइट अप कर देते हैं यूं का यूं, Zn+2 Zn साल्ट ब्रिज, इसी के साथ क्या है, कॉपर, और इस केस में आपको पोटेंशियल यहां कितनी दे रखी है, दैट इज 1.1 वोल्ट। अब देखो हमें पता है कि अगर किसी भी सेल के लिए हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालनी है, तो सिंपली अपने पास एक फॉर्मूला होता है, अगर ई स्टैंडर्ड निकालना है हमने किसी सेल के लिए, तो ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन प्लस ई स्टैंडर्ड रिडक्शंस। अगर हम रिडक्शन किसके लिए यूज कर रहे हैं, कैथोड के लिए, ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, एनोड के लिए। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शंस गिवन है तो उस फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं, और रिडक्शंस की फॉर्म में है तो रिडक्शन की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ये हमें जिस फॉर्म में अगर रिडक्शंस में दे रखी है तो इसको रिडक्शंस की फॉर्म में भी राइट अप कर सकते हैं। ये आपको कंडीशंस इस फॉर्म में जिसमें आपको मेंशन दे रखी है, उसी कंडीशन में अगर हम इस फॉर्म में इसको राइट अप कर ले, दोनों इक्वेशंस को जो हमने यूज की है। यहां देखो इसकी ये वैल्यू दे रखी है, रिप्रेजेंटेशन सेल में इलेक्ट्रोड को पहले राइट करते हैं, आयन को बाद में राइट करते हैं, है ना, उसी फॉर्म में राइट कर दिया अभी हमने। अब इस फॉर्म में हमने ये कंडीशन चाहिए, कैसे सोल्व आउट करेंगे, देखो हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दें, यानी अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को, यानी ऑन एडिंग ए एंड बी रिएक्शंस को अगर ऐड कर दें, तो देखो जैसे ऐड अप करेंगे, ये एनोड है ये कैथोड है, तो इस केस में ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट। अब अपने पास क्या बच जाएगा, सिंपल देखो ये और दोनों को क्या कर देंगे, सम अप। यानी अगर इस सेल के लिए ई स्टैंडर्ड निकालना है हमने या ईएमएफ निकालना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये जो हमारी डिजायर्ड इक्वेशन थी वो मिल गई हमें। अब इन दोनों को सम अप करके लिखेंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, दोनों को ऐड अप किया है, तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, डिजायर्ड। दोनों को ऐड अप किया, कॉपर एनोड, कॉपर ही कैथोड की तरह काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और अगर इन दोनों को सम अप करके लिखें, यानी ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट इक्वेशन का ईएमएफ और सेकंड इक्वेशन का ईएमएफ सम अप कर देते हैं, यानी अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इसको सम अप करके लिखेंगे दोनों को, तो अपने पास वैल्यू कितनी आ गई है, ईएमएफ दैट इज 1.46
5-6 वोल्ट। यानी हमने फर्स्ट इक्वेशंस में जो दे रखा है गिवन, इन दोनों को क्या कर दिया है, एड अप कर दिया है और अपने पास वैल्यू कितनी आ गई है, 5-6 वोल्ट। तो इजीली क्या कर सकते हैं, हम सोल्व आउट कर सकते हैं। देखो इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल सोल्व आउट करें, आपने डिफरेंस डाटा को यूज करके कोई भी कैसा भी न्यूमेरिकल सोल्व करना हो इजीली कर सकते हैं ना। एक कॉमर्स में मिला था वो न्यूमेरिकल भी सोल्व कर देते हैं। देखो अपना सॉल्यूशन यूनिट से है, ये क्वेश्चन था अपने पास, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी बड़ी है लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये कह रहा है हमें ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, नहीं देखो आप इसको एनसीईआरटी में देख के सोल्व कर लेना, मैं आपको रीड कर देती हूँ। ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी आपकी देखो फर्स्ट कंडीशन राइट कर लेते हैं। यहाँ आपको वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 30 ग्राम, फिर कह रखा है इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है आपको 90 ग्राम। इसके बाद आपको गिवन है सॉल्यूशंस हैविंग द वेपर प्रेशर, दैट मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस आपको गिवन है 2.8 किलो पास्कल्स। फिर दोबारा से यहाँ सेकंड कंडीशन देखो इसने गिवन दे रखी है हमें, अगर इसी सॉल्यूशंस के अंदर जो गिवन सॉल्यूशन था उसी में हम ऐड कर दें 80 ग्राम वाटर। देखो बाकी कंडीशन सेम है, सिर्फ वेट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज कर दिया इसने। दैट मीन्स यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट है वो रहेगा 30 ग्राम, लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो 90 प्लस 80 कितना हो गया, 108 ग्राम। इसकी वजह से यहाँ जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बन गया है पीएस की वैल्यू दैट इज 2.9 किलो पास्कल। आपने इसमें फाइंड आउट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। देखो इसको सोल्व आउट करने के लिए अपने पास राउल्स लॉ के अनुसार एक फॉर्मूला था। देखो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ अपने पास एक फॉर्मूला है P डॉट PS अपॉन प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P डॉट, जिसका हमें यहाँ निकालना है सिंपली किसके बराबर होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी NB अपॉन NA प्लस NB। अब इस गिवन डाटा से अगर हम यहाँ निकालें, नॉन वोलाटाइल है, हम मान लेते हैं कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज MB, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे 30/m और Na की वैल्यू क्या हो जाएगी 90/80। वाटर का सबको पता है, मैं 90 को 80 से डिवाइड करेंगे 5 मोल्स। इसी को अगर यहाँ पुटअप कर दे ये सारे डाटा हमारे पास, तो इसको हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो P डॉट माइनस PS अपॉन P डॉट, इसको सेपरेट करके लिखें। ये वैल्यू अपने पास कितनी NB की 30/MB अपॉन 5 प्लस 30 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको अगर सोल्व आउट करें तो ये क्या हो गया 1 माइनस PS की वैल्यू पुट करें अपने पास कितनी है 2.8 अपॉन P डॉट, किसके बराबर हो गया ये 30/MB अपॉन 5 प्लस 30/MB। देखो इसको अगर हम सोल्व आउट करें, अभी कैसे सोल्व आउट करेंगे, देखो हम इस गिवन डाटा में अगर ये हम इस साइड ले जाएं ये इस साइड, तो अपने पास ये सोल्व आउट होके इस फॉर्म में आ जाएगा कि 2.8 अपॉन P डॉट 1 माइनस 30/MB अपॉन क्या हो जाएगा 5 प्लस 30/MB। अब इसको अगर हम सोल्व आउट करें तो अपने पास सिर्फ क्या बच जाएगा, देखो अगर एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो अपने पास आ जाएगा ये 5, 30/MB से कैंसिल हो जाएगा, नीचे रह जाएगा 5 प्लस 30/MB।
MB, और इसको सोल्व करें तो 1 से 1 कैंसिल, यानी 5 से 5, और ये कितना बच जाएगा हमारे पास 5 यानी ये राइट कर सकते हैं 5/30/MB, और इसी को रीसोल्व कर दें हम। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है 2.8/P डॉट, इसको इन्वर्स करके सोल्व कर लेते हैं, और इन्वर्स करके सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये जो इक्वेशन है इसको इन्वर्स करके राइट अप कर देते हैं इस फॉर्म में, क्योंकि इसको हम देखो इस फॉर्म में भी तो राइट कर सकते हैं P डॉट अपॉन 2.8, इस फॉर्म में राइट करेंगे तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, इसको अगर कैंसिल करें 6, और आपने इन्वर्स करके राइट अप करना है, इसको इन्वर्स करके राइट अप करेंगे अपने पास वैल्यू कितनी रह जाएगी, सिंपली ये नीचे डिवाइड में उसमें चल जाएगा 6/MB, इसको इन्वर्स करके लिख दिया हमें। अब देखो ये इक्वेशन हमें मिल गई है, सेम केस में इसको सोल्व आउट करेंगे, यही राउल्स लॉ फॉर्मूले में हम पुट अप करेंगे, अपने पास डाटा क्या हो जाएगा, देखो ये जो हमने सोल्व आउट किया है, देखो इस फॉर्म तक हम इसको इसी फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यानी अपने पास क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस जो गिवन PS की वैल्यू दे रखी है 2.9 अपॉन P डॉट। अब इस केस में यहाँ नंबर ऑफ मोल चेंज हो गए हैं, देखो ये जो अपने डाटा थे NB की वैल्यू तो सेम रहेगी 30/MB, क्योंकि वही नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है उतने ही 30 ग्राम में, लेकिन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट चेंज हो गए, यानी हमने कितना करना है 180/18 यानी 6 मोल्स। तो इसी फॉर्म में आप मैथमेटिकली सोल्व आउट करेंगे, देखो सिर्फ डाटा आपका 5 की जगह 6 आया है, बाकी क्या है सेम, तो हम यह राइट कर सकते हैं, यानी 6 को अगर यहाँ आपके पास है, जैसे हमने यहाँ कैंसिल आउट किया अभी, तो 6/30 डिवाइड करेंगे तो 5 पे जाएगा, तो इसी इक्वेशंस को जो हमारी है, इस इक्वेशंस को अगर यहाँ राइट करें आप इस फॉर्म में, अगर सोल्व आउट करेंगे जैसे 30/MB नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट, और इस पूरे को सोल्व आउट करें अगर हम सेम इसी वे में, तो अपने पास जैसे ये इक्वेशन मिली है A, इसी तरह की एक इक्वेशन मिल जाएगी हमारे पास, और वो क्या होगी P डॉट अपॉन 2.9 1 + 5 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सेम इसी वे में आपने सोल्व आउट कर लेना है। अब ये जो हमें A और B इक्वेशन मिल गई है, इसको सोल्व आउट करने के लिए अगर फर्स्ट इक्वेशंस को सेकंड से डिवाइड कर दे, ऑन डिवाइडिंग A इक्वेशंस बाय B, हमें क्या मिल जाएगा, देखो अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी P डॉट अपॉन 2.8 P डॉट अपॉन 2.9 किसके बराबर है 1 + 6 अपॉन MB अपॉन 1 + 5 अपॉन MB, P डॉट से P डॉट कैंसिल, और अपना क्या आ जाएगा ये 2.9 अपॉन 2.8, इसको अगर सोल्व आउट करेंगे तो हम इंटर क्रॉस कर देंगे, यानी इसको हमने मल्टीप्लाई में देखो एक बार राइट अप कर लेते हैं, MB अपॉन 1 + 5/MB, इंटर क्रॉसिंग करके इसको सोल्व आउट कर लेंगे। इंटर क्रॉसिंग करके सोल्व आउट करोगे, देखो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2.9 प्लस कितना आ जाएगा हमारा 9 × 5 = 45, 14.5 डिवाइड बाय MB इक्वल टू, अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ गया है 48 और 6 डिवाइड बाय MB। देखो अब इसको सोल्व आउट कर लेंगे हम, इसको इधर लेके आएंगे, अपने पास कितना बच गया है 0.1, इसको उधर लेके जाएंगे तो अपने पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 16.8/MB - 14.5/MB, और अगर इसको सोल्व करें हम कॉमन लेके, यहाँ डिवाइड में है तो पूरा सोल्व कर सकते हैं, MB को कॉमन लेके, ये कितना बच गया अपने पास, अगर इसको सोल्व आउट करें
तो अपने पास बच गया है 2.3। इंटर क्रॉस करके सोल्व करेंगे तो अम्बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 23। और क्या आ जाएगी, अगर देखो ये पॉइंट में है, यहाँ इंटर क्रॉस करेंगे डिवाइड में जाएगा ग्राम पर मोल, तो ये क्या आ गया अपने पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या आ गया हमारे पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और वेपर प्रेशर निकालने के लिए प्योर, चाहे आप ए इक्वेशन में मोलर मास की वैल्यू पुट कर दें, चाहे अपनी बी में, यहां मोलर मास की वैल्यू पुट अप करोगे तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मिल जाएगा आपको। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपने न्यूमेरिकल सोल्व कर लेने। थैंक यू।